गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 15 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम फर्स्ट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। थर्ड असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस हेल्ड वर्चुअली। तो गाइस अभी क्या हुआ है, थर्ड असेंबली हुई है किसकी, ISA की, और वर्चुअली हुई है। तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में जाएगी। तो गाइस आपको पता है इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के दो इनिशिएटिव्स हैं। एक तो इंटरनेशनल सोलर एलियंस है, इसके अलावा क्या है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये दो इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया के द्वारा स्टार्ट किए गए इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो अभी हाईलाइट किया ये न्यूज़ में क्या है, देखो जो थर्ड असेंबली हुई है इसमें इंडिया को प्रेसिडेंट चुना गया है और फ्रांस को री इलेक्ट किया गया है को प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस। कितने टर्म के लिए, 2 साल के लिए। इसमें क्या 4 प्रेसिडेंट्स को चूज़ किया गया है। देखो जो 4 प्रेसिडेंट्स को चूज़ किया है वो 4 डिफरेंट रीजन्स में से किया है। जैसे एशियन पैसिफिक रीजन में से एक को चूज़ किया है, अफ्रीका रीजन में से एक को किया है, यूरोप एंड अदर रीजन में से एक को किया है, उसी तरह लेटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन में किया है। ठीक है, जिस तरह UN सिक्योरिटी काउंसिल में हम क्या करते हैं, डिफरेंट रीजन से क्या है सीट्स बुकड हैं, उसी तरह क्या है इंटरनेशनल सोलर एलियंस में भी क्या किया, हमने 4 वाइस प्रेसिडेंट्स को चूज़ किया फ्रॉम 4 डिफरेंट रीजन। देखो अभी इनिशिएटिव्स क्या क्या लॉन्च किए गए हैं। देखो सबसे पहले जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया वो है कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो प्राइवेट और पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल सोलर एलियंस के साथ क्या करेंगे, एंगेज करवाएंगे। सेकेंड क्या है, 7th प्रोग्राम ऑन सोलराइजिंग हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। इसमें क्या है, जो अपनी एनर्जी ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज उनको क्या करेंगे, सोलराइज करेंगे। पहली बार क्या किया है, सोलर अवार्ड्स को कन्फर किया गया है। तो कैसे इन तीनों सोलर अवार्ड्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और मैं आपको बोलूँगी कि ये इंपॉर्टेंट भी है। विश्वेश्वरैया अवार्ड, कल्पना चावला अवार्ड, दिवाकर अवार्ड। अब हम देखते हैं ये अवार्ड क्या क्या किसको दिए जाएंगे। जो विश्वेश्वरैया अवार्ड है ये क्या करेंगे, वो कंट्रीज जिन्होंने सबसे ज़्यादा सोलर कैपेसिटी को मतलब कि अचीव किया है इन ईच ऑफ द 4 रीजन। मतलब कि जो 4 रीजन अभी हमने पढ़ा है, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका का, हर एक रीजन में से जिसने मैक्सिमम सोलर कैपेसिटी को अचीव किया उसमें से हम एक कंट्री को क्या करेंगे, इस अवार्ड को देंगे। सेकेंड क्या है, कल्पना चावला अवार्ड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जिस साइंटिस्ट ने या जिस इंजीनियर ने आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, उसे हम ये अवार्ड देंगे। थर्ड है दिवाकर अवार्ड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को अवार्ड देंगे जो बेनिफिट के लिए काम कर रहा है फॉर डिफरेंटली एबल पीपल और मैक्सिमम यूज़ किया है किसका, सोलर एनर्जी का। ठीक है, जो कि अभी हम देख सकते हैं। देखो इंटरनेशनल सोलर एलियंस में क्या था, इसके अंडर यही है कि हमने क्या करना है, सभी कंट्रीज़ को क्या करना है, सोलर एनर्जी के साथ जोड़ना है। ठीक है, वन ग्रिड टाइप। इसके अंदर के 70 नेशंस हैं, वो नेशन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है। इसमें जो मोस्टली जो कंट्रीज है वो अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की है। जो हमारा हेडक्वार्टर है 200 एकड़ का, दैट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का, वो कैंपस गुरुग्राम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इंटरनेशनल सोलर एलियंस करता क्या, इसका काम क्या है, सबसे पहले सोलर टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करता है, इंश्योर करते हैं कि सोलर लाइट हाउस होल्ड्स में भी पहुंचे बाय 2022, मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है ताकि हम कॉस्ट कैपिटल को रिड्यूस कर सकें। ई पोर्टल पे से लॉन्च किया ताकि डिफरेंट जो लोग हैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकें। ठीक है, रिसेंटली क्या किया है, जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसने अलाउ किया है कोई भी जो UN की जो कंट्रीज़ हैं, जो UN की जो मेंबर स्टेट्स हैं, वो भी इंटरनेशनल सोलर एलियंस को ज्वाइन कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव कि उनकी कंट्री किस टॉपिक में पढ़ती है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पढ़नी चाहिए, किसी भी टॉपिक्स में वो पढ़ती हैं तो वो इस एलियंस को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अभी क्या है, ग्लोबल पैंडेमिक चल रही है, कोरोना की वजह से क्या है, इंटरनेशनल सोलर एलियंस ने भी क्या किया, ISA केयर्स शुरू किया है। ये इनिशिएटिव इसलिए ताकि हम क्या कर सकें, सोलर एनर्जी को डिप्लॉय कर सकें किसमें, हेल्थ केयर सेक्टर में, इन लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज या फिर जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस की मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको इस समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। अभी क्या है, ग्लोबल DP रिपोर्ट है 2020 की, जो WHO के द्वारा रिलीज़ की गई है। अगेन ये जो न्यूज़ है GS3 में जाएगी, हेल्थ सेक्शन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। तो गाइस रिपोर्ट का एम क्या है, देखो ऑफकोर्स TB के अकॉर्डिंग रिपोर्ट बताइएगी, तो इसमें प्रोग्रेस बताइएगी किस किस कंट्री ने क्या प्रोग्रेस ली की है, ताकि हम TB को क्या कर सके, ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और कंट्री लेवल पे क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, उसे डायग्नोज कर सके और ट्रीटमेंट कर सके। ठीक है, इसका रिपोर्ट का एम क्या है, TB एपिडेमिक का अप टू डेट, मतलब कि अभी तक क्या उसका सिनेरियो है, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में उस रिपोर्ट को क्या करना, पब्लिश करना। देखो TB आपको पता है बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, विच इज स्प्रेड व्हेन पीपल हु आर सिक विद द TB एक्सपेल बैक्टीरिया इनटू द एयर। देखो हाईलाइट क्या है इस रिपोर्ट की,
देखो 2019 में देखा गया 10 मिलियन पीपल हैं जो टीबी की वजह से बीमार पड़े हैं। हाउएवर रिसेंट ईयर्स में कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा 1.4 मिलियन पीपल हैं जिन्होंने टीबी की वजह से क्या है मतलब कि डेथ हुई है जिन लोगों की 2019 में। टीबी एक लीडिंग कोज है फॉर डेथ ऑफ पीपल विद एचआईवी, मतलब कि एचआईवी के साथ टीबी भी एक मेजर कोज है फॉर मैक्सिमम डेथ। ठीक है, देर वॉज देखो इसमें क्या है 2.9 मिलियन लोगों का गैप है, मतलब कि जो पीपल डायग्नोज हुए हैं और जिन पीपल ने रिपोर्ट किया है उसमें कितना गैप है 2.9 मिलियन पीपल का। अभी इतना गैप क्यों है? क्योंकि ड्यू टू द अंडर रिपोर्टिंग ऑफ पीपल डायग्नोज विद द टीबी एंड द अंडर डायग्नोज। अगर हम देखा जाए तो गाइस ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है। देखो जो 10 मिलियन पीपल जो टीबी की वजह से बीमार पड़ते हैं उसमें से 26% जो लोग हैं, सबसे हाईएस्ट बर्डन टीबी का इंडिया से आता है। उसके अलावा इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका से कलेक्टिवली 44% का शेयर है टीबी केसेस में। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से क्या है जो भी रिसेंट प्रोग्रेस हो रही थी टीबी में वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि अभी क्या है कोरोना की वजह से ये सब चीज़ हिल चुकी है। इसने रिकमेंड किया कि हमें क्या करना चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज को टीबी और कोविड-19 पेशेंट्स के साथ पहुंचाना चाहिए एंड मल्टी सेक्टोरल एक्शन लेने चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, टीबी को एंड कर सकें। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं 75th एनिवर्सरी बनाई गई अभी किसकी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। कब? 16 अक्टूबर 2020 को। देखो आपको पता ही है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशलाइज्ड एजेंसी किसकी, यूएन की, जो क्या करती है, इसका काम किया ताकि हम हंगर को डिफीट कर सके ग्लोबली। ठीक है, ये इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं इसके टू डिफीट हंगर। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1945 में, और इसके अंदर 194 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका गोल यही कि हम क्या कर सके, फूड सिक्योरिटी अचीव कर सके फॉर ऑल, ताकि हम क्या कर सके, हर एक पीपल, हर एक इंसान को रेगुलर एक्सेस प्रोवाइड कर सके इसका हाई क्वालिटी फूड का। अब हम देखते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अभी तक की क्या अचीवमेंट्स रही हैं और क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है वो 21st सेंचुरी में। देखो सबसे पहले क्या किया, एक रिंडर पेस्ट एक डिजीज़ होती थी, वायरल डिजीज़ होती थी जो कैटल्स को इफेक्ट करती थी। इसको इरेडिकेट किया कब, 2011 में। इसके अलावा ट्रीटी एक इसने सेट करी थी किसकी, ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इसमें क्या हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है जेनेटिक मटेरियल को और सीड्स को शेयर करना है इक्विटेबल मैनर में। ऐसा नहीं है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वही सब बेनिफिट ले जाए, तो ऐसा नहीं है, इक्विटेबली सबको बेनिफिट मिले, तो इसको एंश्योर करती है। कोडेक्स एलिमिनेटिव, देखो ये क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ताकि हम क्या कर सकें, सबको सेफ फूड प्रोवाइड कर सकें, ताकि हम कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकें, साथ में ग्लोबल ट्रेड में भी एक फेयर प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर रिस्पॉन्सिबल फिशरीज, इसके अंदर हमें क्या करना है, फिशिंग और एक्वाकल्चर को की कंजर्वेशन को इम्प्रूव करना है एंड उसकी मैनेजमेंट को। ठीक है, गाइडलाइंस ऑन टेन्योर ऑफ लैंड, फिशरीज एंड फॉरेस्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये आपको समझ में आएंगे होगा। एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर क्या है, फूड कमोडिटी मार्केट्स को हमने और ट्रांसपेरेंट बनाना है। ठीक है, अब भाई 21 सेंचुरी में क्या क्या चैलेंजेस फेस करें, देखो सबसे पहले क्या, हंगर को इरेडिकेट करना, माल न्यूट्रिशन को एंड करना या फूड एक्सेस सबको पहुंचाना, ये बहुत बड़ा खुद में एक चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज थ्रेट की वजह से क्या है, बिटवीन 2006 एंड 2016 इन 10 सालों के बीच में क्लाइमेट रिलेटेड की वजह से जो डिजास्टर्स हुए हैं उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर पे 26% लॉस हुआ है, मतलब जो क्रॉप्स का जो लॉस है वो 26% लॉस हुआ है, जिसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी है वो एक जैसे और थ्रेट में आ गई है। ठीक है, अभी क्या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी अंडर प्रेशर है। क्यों? क्योंकि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी और वाटर है वो अपने आप के भी प्रेशर में है। इसके अलावा क्या है, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है फॉर अचीविंग दैट, क्योंकि आपको पता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमें अचीव करना है, जिसकी वजह से क्या कहीं ना कहीं फूड सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म करना, पावर्टी और हंगर को एलिमिनेट करना, ये भी अपने में एक चैलेंज है। इसके अलावा आपको पता है काफ़ी कंट्रीज हैं जिसमें कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, वार टाइप सिचुएशन है, तो कन्फ्लिक्ट और फूड सिक्योरिटी दोनों को एक साथ हैंडल करना बहुत बड़ी बात है। जहाँ भी कन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी की ज़्यादा राइज हो जाती है, वायलेंस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से और न्यू टेंशन क्रिएट होती हैं। रूरल पॉवर्टी को कम्बाट करना, ये भी एक बड़ा अभी चैलेंज है। आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट अप्रूव ₹5718 करोड़, मतलब नियरली 5,500 करोड़ को अप्रूव किया है इन किसका, स्टार्स प्रोजेक्ट। अब स्टार्स प्रोजेक्ट है क्या, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है देखो ये मेरे अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट स्कीम्स में आ जाएगी। देखो जो स्टार्स है वो वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट है, देखो ये ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट को एड करे ना कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा है। ठीक है, तो स्टार्स जो प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक के द्वारा एड किया जा रहा है और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या है, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों शेयर करेंगे। किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है। देखो इसका एम क्या है, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारी इंडिया के जो स्कूल हैं उसका जो एजुकेशन सिस्टम है उसे मॉनिटर कर सकें, उसे इम्प्रूव कर सकें
थ्रू इंटरवेंशन मतलब कोई इन्वॉल्व होएगा, ठीक है। तो इसमें प्रोजेक्ट को इस तरह से अलाइन किया गया ताकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ उसको क्या किया जाए, पूरा किया जाए। इसमें अभी फिलहाल में 6 स्टेट्स कवर की गई हैं। कौन कौन सी, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा। कभी कभी क्या करता है यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए ये भी बोल सकता है क्या सभी के सभी स्टेट्स साउथ इंडिया से हैं या सभी के सभी स्टेट्स नॉर्थ इंडिया की तरफ से। तो आपको पता होना चाहिए नहीं भाई, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों की स्टेट्स में हैं। स्टेट को जो सपोर्ट मिलेगी इन डेवलपिंग, इससे क्या आएगा, ऑफकोर्स अपने जो एजुकेशन आउटकम्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकता है एंड इस तरह से वर्क कर सकता है ताकि हम क्या कर सकें, लेबर मार्केट आउटकम्स को प्रूव कर सकें। देखो अभी क्या है, डिग्री सब ले लेते हैं लेकिन जिस हिसाब से हमें जो स्किल्स चाहिए वो नहीं होती। तो इसका एम यही होगा कि ताकि जब भी बच्चा अगर स्कूल से पढ़ के निकले तो वो एक लेबर ओरिएंटेड बन सके, मार्केट ओरिएंटेड आउटकम्स हम उसमें दे सके, ठीक है। प्रोजेक्ट के 2 मेजर आउटकम्स हैं। नेशनल लेवल पे क्या करेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो नेशनल डाटा सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करेगा। किस तरह से, जो भी ऑथेंटिक डाटा है उसको कैप्चर करेगा ऑन रिटेंशन, ट्रांजिशन एंड कंप्लीशन रेट ऑफ स्टूडेंट। इसके अलावा क्या करेगा, लर्निंग असेसमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर को एस्टेब्लिश करेगा, दैट इज अ परक, जो कॉन्टिन्यूस ट्रैक करेगा लर्निंग को एंड डाटा ड्राइवन डिसीजंस, मार्केट लीडिंग टू एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। स्टेट लेवल पे क्या करेगा, ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को स्ट्रेंथन करेगा एंड फाउंडेशन लर्निंग को। तो ये गाइस आपको सबको पता ही होगा क्योंकि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड वोकेशनल एजुकेशन को स्ट्रेंथन करेगा। गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, तो ये सब इसका काम है। सो गाइस आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। इंडिया कंट्री स्टेटस रिपोर्ट ऑन हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स लॉन्च्ड बाय DST। तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 किस में जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में जाएगा। तो गाइस आपको पता है हमने काफ़ी बार हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में पढ़ा, माइक्रोबियल फ्यूल सेल के बारे में पढ़ा, हम ऐसी न्यूज़ पढ़ते रहते हैं। देखो जो DST के द्वारा रिपोर्ट दी गई है इसके अंदर हमने ये उन्होंने शो किया है कि अभी ऑन गोइंग क्या रिसर्च एक्टिविटीज़ चल रही हैं इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोजन। क्या जो डिफरेंट साइंटिस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री कर रही है या फिर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस क्या रिसर्च एक्टिविटीज़ कर रहे हैं रिलेटेड टू द हाइड्रोजन फ्यूल सेल। देखो हाइड्रोजन इकोनॉमी में क्या होता है, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना, उसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, यूटिलाइज करना। जो कि हमने पढ़ा भी था कि हाइड्रोजन को स्टोर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। नो डाउट हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं लेकिन एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हाइड्रोजन को स्टोर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो हम देख सकते हैं हाइड्रोजन को प्रोडक्शन किस मेथड से हो सकता है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग से, पार्शियल ऑक्सीडाइजेशन में, कोल गैसिफिकेशन, बायोमास गैसिफिकेशन एंड पायोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस, थर्मोकेमिकल प्रोसेस। तो क्या इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस बताइए। ऑफ कोर्स ये आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप सबको याद करो। स्टोर कैसे कर सकते हो आप हाइड्रोजन गैस को, कॉम्प्रेस्ड गैस को आप अंडरग्राउंड कैवर्न्स में स्टोर कर सकते हो, कॉम्प्रेस्ड गैस टैंक्स में स्टोर कर सकते हो, क्रायो कॉम्प्रेस्ड टैंक्स में स्टोर कर सकते हो, लिक्विफाइड फॉर्म में स्टोर कर सकते हो या फिर सॉलिड स्टेट फॉर्म में भी इसको हम स्टोर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ऑफ कोर्स पाइपलाइंस के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, कॉम्प्रेस्ड गैस ट्यूब ट्रेलर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लिक्विफाइड जो हाइड्रोजन ट्रक होते हैं, देखो जैसे आपके पेट्रोल डीजल आपने देखे होंगे टैंकर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, उस तरह भी आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। CNG के साथ हाइड्रोजन को ब्लेंड कर सकते हो या हाई एनर्जी डेंसिटी कैरियर्स के में आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। फ्यूल्स ये आपको पता है, ये फ्यूल सेल व्हीकल्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। जो हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, पावर जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड रिफाइनरी, इन सब में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो हाइड्रोजन सबसे पहले क्या है, ये एलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब जैसे वाटर है H2O, तो हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन के साथ एग्जिस्ट कर रही है। अकेली हाइड्रोजन अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले इसको किसी कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अब अगर हम हाइड्रोजन को वाटर से भी अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो किस डिवाइस से करते हैं, इलेक्ट्रोलाइजर डिवाइस से करते हैं, जो क्या करता है वाटर को स्प्लिट करता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो भी हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस करते हैं किसी रिन्यूएबल सोर्स है, जैसे वाटर क्या है, वाटर रिन्यूएबल सोर्स है, इससे अगर हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करें तो एक क्लीनेस्ट एनर्जी सोर्स हमें माना जाता है। एडवांटेज क्या है हाइड्रोजन का ओवर अदर कन्वेंशनल फ्यूल्स, ऑफकोर्स एब्यूंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसमें मिलेगा आपको, अमाउंट में मिल पाएगा, इसकी हाई एनर्जी डेंसिटी उसकी है, इजीली आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। बेटर कंबशन कैरेक्टरिस्टिक होती है, नॉन पोल्यूटिंग नेचर होती है, ठीक है, मतलब एमिशंस नहीं प्रोड्यूस करता। बेनिफिट्स क्या है, ऑफकोर्स क्लाइमेट चेंज जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करेगा, हमारे जो ऑयल इंपोर्ट्स पे जो हम इतना डिपेंडेंट है वो रिड्यूस करेगा। ऑफकोर्स क्या करेगा, कार्बन एमिशंस को डिक्रीज़ करेगा फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, आयरन एंड स्टील सेक्टर से, वहाँ सबसे क्या करेगा, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करेगा।
ठीक है, इंप्रूव करेगा एयर क्वालिटी एंड स्ट्रेंथन एनर्जी सिक्योरिटी। देखो गाइस, इन सब में एक ही बात की गई है कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करके एयर क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। चैलेंजेस क्या क्या फेस किए जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मटेरियल जो न्यू डेवलप करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इलेक्ट्रोलाइट्स, स्टोरेज मैंने आपसे ऑलरेडी बता ही दिया। सेफ्टी भी बहुत बड़ी बात है। लैक ऑफ कोड एंड स्टैंडर्ड। अब इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए गए ताकि हम हाइड्रोजन को डेवलप कर सकें। सबसे पहला स्टेप है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप, जो कि 2006 में आया था, ताकि हम क्या कर सकें, पब्लिक और प्राइवेट एफर्ट्स को एंगेज कर सकें फॉर हाइड्रोजन एनर्जी डेवलपमेंट। सेकेंड क्या है, हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल प्रोग्राम, जो कि DST के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो गाइस, आपको समझ में आया होगा आई होप। चलिए अब हम चलते हैं शॉर्ट न्यूज़ पे, छोटी छोटी न्यूज़ पे। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डाटा सिक्योरिटी। देखो चाइना ने क्या किया, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। देखो अभी क्या है, US क्या है, एक प्रोग्राम चला रहा है जिसके अंदर है क्लीन नेटवर्क प्रोग्राम। इसके अंदर क्या कर रहा है, जो चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है या जो उसकी ऐप्स हैं, उन्हें क्या कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है। तो इसे काउंटर करने के लिए क्या है, चाइना ने अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू एड्रेस ग्लोबल डाटा सिक्योरिटी इशू। ठीक है, जैसे आपको पता है डाटा इज़ अ न्यू सोइल, और कितने जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो डाटा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। तो इसको एड्रेस करने के लिए क्या है, चाइना ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव के अंदर क्या करेगा, चाइना कंट्रीज़ को बोलेगा किस तरह से आप अपनी डाटा सिक्योरिटी को हैंडल कर सकते हो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, ऑब्जेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड मैनर में, और आप मेंटेन करके रख सकते हो। मतलब कि आप डाटा इजीली शेयर भी कर सकते हो जो कि सिक्योर भी रहेगा, एंड यू कैन मेंटेन एन ओपन secure and stable supply chain for information and communication technologies and services। ये अपोज करते हैं अंडरमाइनिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गाइस अभी आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था UPSC ने कि की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जैसे डाटा थेफ्ट। इसको अंडरमाइन किया बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फोर्सिंग फर्म्स टू स्टोर डाटा जनरेटेड ओवरसीज इन देयर होम कंट्री। आगे बढ़ते हैं, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैराइन। देखो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने अभी प्लान किया कि वो डेवलप करेगी नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैराइन, ताकि हम एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स या जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको हेल्प कर सकें कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसपेरेंट मैनर में एक्सचेंज कर सकें और अपने बिजनेस को ईजिली ट्रांजेक्ट कर सकें ट्रांसपेरेंट एंड क्विक मैनर में। ठीक है, ये प्लान क्या करेगा, पहला जो एग्जिस्टिंग प्लान है दैट इज़ द पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम, इसको अपग्रेड करेगा। ये ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा जैसे डोमेस्टिकली, जैसे आप अपने ऑर्डर को ट्रैक करते हो उसी तरह अपनी शिपमेंट को डोमेस्टिकली ट्रैक करेगा, कस्टम क्लियरेंस करेगा, ऑन देयर ओन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेगा विद कस्टोडियन। देखो इसको इसलिए डेवलप किया गया ताकि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ईजी कर सकें और इंडिया को एक कॉस्ट इफेक्टिव प्लेस बना सके, एक कॉम्पिटिटिव कंट्री बना सके, एक अच्छी मार्केट बना सके इन टर्म ऑफ कैरिंग इंटरनेशनल ट्रेड। 2020 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट। देखो ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा डेवलप की गई है, रिलीज़ की गई है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ की गई है, जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी किसकी, UN की। रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि हम किस तरह से अपने जो मोस्ट वल्नरेबल, मतलब कि जैसे किस तरह से हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ मोस्ट वल्नरेबल इंक्लूडिंग थ्रू मैकेनिज्म जैसे क्लाइमेट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम इनिशिएटिव को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई इसमें ये पाया गया पिछले 50 साल में वेदर क्लाइमेट, मतलब कि क्लाइमेट चेंज की वजह से या वाटर रिलेटेड हजार्ड्स की वजह से 11,000 डिजास्टर्स हुए हैं, जिसकी वजह से 2 मिलियन डेथ्स हुई हैं। 2018 में ग्लोबली अगर देखा जाए 108 मिलियन पीपल हैं जो स्टॉर्म्स की वजह से, साइक्लोन्स की वजह से, फ्लड्स की वजह से जिन्हें हेल्प चाहिए थी, विच रिक्वायर्स हेल्प फ्रॉम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम। और ये माना जा रहा है बाय 2030 ये जो नंबर है वो 50% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिलम, अभी सिलम क्या डायरेक्टली पूछ सकते हैं, सिलम इज रिलेटेड टू विच, तो आपको पता होना चाहिए इट इज रिलेटेड टू द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, दैट इज द सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। देखो सिलम मॉडल क्या है, केमिकल ट्रांसपोर्ट मॉडल है। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एटमॉस्फेयर की क्या कंपोजिशन है, क्या एयर क्वालिटी है। रिसेंटली क्या जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने क्या किया सिलम मॉडल को ऑपरेशन में लेके आ गया फॉर इंडिया एज एडवांस्ड हाई रिजोल्यूशन एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। जो कि आपको पता है दिल्ली में हमेशा अक्टूबर महीने में क्या है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि स्टेबल बर्निंग होती है हरियाणा पंजाब एरियाज़ में, इसलिए क्या है इसके साथ ही कि एक इन्फ्यूज़र, ये भी हाई रिजोल्यूशन सिटी स्केल मॉडल है, दैट इज़ द एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस। ये दिल्ली के लिए इसे ऑपरेशन किया गया ताकि हम एयर पोल्यूशन जो हॉटस्पॉट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया कर सकें और हर स्ट्रीट में क्या पोल्यूशन है उसे अप टू लेवल में क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। दोनों सिलम और एनफ्यूज़र को क्या किया डेवलप किया गया इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट।
आगे बढ़ते हैं नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर। देखो क्या 2011 में क्या किया था, मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला गया था जो नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर है वहाँ पे एनिमल्स का राइट है कि वो इजीली वहाँ से मूव कर सकते हैं और वहाँ पे उस एरिया में कोई भी रिजॉर्ट्स नहीं खुल सकते। तो अभी क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्या किया है, सपोर्ट किया है, उसको अफर्म रखा है, उसको कंफर्म किया है। ये कॉरिडोर कहाँ सिचुएटेड है ये आपको पता होना चाहिए, सिगुर प्लेट्यू जो कि मुद्दुमुलाई नेशनल पार्क। देखो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इसके आसपास कौन सा नेशनल पार्क है, तो आपको पता होना चाहिए मुद्दुमुलाई नेशनल पार्क इसके पास है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इससे साउथ वेस्ट साइड में देखा जाए तो नीलगिरी हिल्स है और मुआ रिवर वैली इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है। लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया इंडिया में स्पैन, ये किस किस स्टेट में स्पैन हुए तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, 3 स्टेट्स में क्या ये घिरा हुआ है। लास्ट न्यूज़ पढ़ते हैं ओपोजिशन इवेंट। देखो ओपोजिशन इवेंट क्या होता है, ये इवेंट तब होता है देखो जब सन, अर्थ और मार्स ये एक लाइन में होते हैं, ठीक है। इट इज़ द इवेंट व्हेन सन, अर्थ एंड मार्स एक लाइन अप होते हैं, जब अर्थ क्या एक मिडल वन, देखो अर्थ के मिडल वन होगी। जो टाइम होता है इस वक्त क्या होता है, जो मार्स होता है वो अर्थ के क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होता है। इट इज़ द टाइम व्हेन आउटर प्लेनेट इसमें किसे बोलता है, मार्स को बोला है, इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू द अर्थ। एंड इसकी वजह से क्या है, जो हमारा जो प्लेनेट होता है अर्थ वो ब्राइटर अपीयर होता है स्काई में, ठीक है। इस ओपोजिशन इवेंट की वजह से क्या है, मार्स क्या करता है, जुपिटर से ज़्यादा शाइन होता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जुपिटर ज़्यादा शाइन करता है एज़ कम्पेयर टू मार्स, लेकिन ओपोजिशन इवेंट के वक्त क्या होता है, मार्स ज़्यादा शाइन करता है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर और थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है आफ्टर मून एंड वीनस रिस्पेक्टिवली इन द नाइट स्काई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।